13 साल से शादी क्यों हो गए हमारे। सर मैं कहा जाऊँ, एक मनीष दुबे से कमांडेंट है, उन्हीं साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास को पकड़ लिया था। कि मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके हर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर वो वही सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई कई, भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जिसने भी इस वाक्य को लिखा होगा, कहा होगा, वाकई वो बहुत अनुभव रखता होगा कि आखिर बेवफाई के कुछ ना कुछ कारक होते हैं, कुछ ना कुछ कारण होता है। हम अभी जिस वाक्य की बात आपके सामने कर रहे हैं वो बहुत दिल झकझोर देने वाली घटना है, बहुत मार्मिक है, और मैं समझता हूं कि आप भी इसको जानेंगे तो आपको कोफ्त आएगा, आपके माथे में शिकन आएगा और आपको लगेगा क्या संसार में ऐसा भी होता है। हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के आलोक मौर्य की कहानी। आलोक मौर्य एक चपरासी का काम करता है पंचायती राज कार्यालय में, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज कार्यालय में। 2010 का वाकया रहा है। उसको एक ज्योति मौर्य मिल जाती है, दोनों में नजदीकियां बढ़ती है और नजदीकियां इतनी बढ़ती है कि दोनों विवाह रूपी पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। दोनों को एक दूसरे से बड़ा लगाव होता है, बहुत प्यार होता है, दोनों के घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन अमूमन होता यह है कि जब मध्यम और निचले स्तर के फैमिली में जब कोई बच्ची ब्याह दी जाती है, जब उसका विवाह हो जाता है, तो उसका जो पढ़ाई का कर्म होता है वो थम सा जाता है, रुक सा जाता है, फिर वो घरेलू कार्य में लग जाती है। हालांकि उस बच्ची के अंदर में पढ़ने की बड़ी जिज्ञासा होती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। मैंने देखा है बहुत सारी मेधावी छात्राएं जो आगे पढ़ करके कुछ बड़ी अधिकारी बनती और वो उसी चूल्हे चक्की में फंस जाती है। लेकिन ज्योति के साथ ऐसा नहीं होता। ज्योति की इच्छा होती है कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं, और आलोक उसको बहुत सहजता से स्वीकार करता है, और न सिर्फ स्वीकार करता है बल्कि वो प्रयागराज, कभी इलाहाबाद कहा जाता था उसको, वहां अपना ट्रांसफर करवाता है, इसलिए कि उसको अच्छे कोचिंग में दाखिला दिलवाया जाए ज्योति को, और ज्योति की पढ़ाई की पूरी मुकम्मल व्यवस्था की जाए। आलोक अपनी कमाई का पूरा पैसा ज्योति की पढ़ाई में लगाता है। इतना ही नहीं, वो अपने भाई, अपने पिता से कर्ज भी लेता है, यहां तक कि वो अपने डीपीआरओ साहब, अपने अधिकारी से भी कर्ज लेता है ज्योति की पढ़ाई जारी रखने को लेकर के। और ज्योति भी पूरी शिद्दत के साथ उस पैसे के यूज करती है, उस पैसे का उपयोग करती है और ईमानदारी पूर्वक अपनी पढ़ाई करती है, और पढ़ाई करते करते वो सफल होती है, वो एक बड़ी अधिकारी बन जाती है, वो एसडीएम बन जाती है। यहां तक तो मामला ठीक था। 2015 में वो एसडीएम बनती है और भगवान उसके घर में दोहरी खुशी दे देता है। जुड़वा बच्चे भी आ जाते हैं उसके घर में, जो बच्चियां पैदा होती है, और खुशी से अतिरेक होकर के ये दंपति अपनी बच्चियों का नाम भी खुशी रखता है। दोनों परिवारों में भी खुशी रहती है, और पति पत्नी तो बहुत खुश थे कि भगवान ने छप्पर फाड़ करके दिया है। तो आलोक चपरासी गिरी का काम करता ही रहता है, सफाई गिरी का काम करता रहता है, और ज्योति एक शहर से दूसरे शहर अधिकारी बनकर के अपना कर्तव्य निभाने लगती है। सब कुछ ठीक चलता है, सब कुछ आनंद में चलता है, सब कुछ मौज में चलता है। लेकिन 2020 आते आते कहानी कुछ ऐसी पलटी मारती है कि जो खुशहाल जिंदगी दोनों फैमिली जी रहे थे उसमें विषाक्त आ जाता है। होता यूं है कि एक होमगार्ड कमांडेंट जो गाजियाबाद में पदस्थापित है, मनीष दुबे साहब के साथ ज्योति का कुछ तालमेल बनता है फेसबुक और सोशल मीडिया के द्वारा, और फिर ये नजदीकियां बढ़ती जाती है, और नजदीकियां इतनी बढ़ जाती है कि ज्योति और मनीष के बीच में अश्लील चैट भी होने लगते हैं। दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। आलोक बेखबर अपनी ड्यूटी करता है और अपने बच्चियों को देखता है, पत्नी से मिलता है, सब कुछ समान चल रहा है, आलोक को कुछ पता नहीं। एक दिन आलोक को ज्योति का मोबाइल हाथ में आ जाता है, या आलोक के मोबाइल से ही ज्योति लॉगिन करती है फेसबुक में और कुछ चैट करती है मनीष दुबे को, और मनीष दुबे और ज्योति के चैट को आलोक देख लेता है। आलोक जब देखता है तो उसको पांव के नीचे जमीन महसूस नहीं होती,
थर्रा जाता है वो, उसे यकीन ही नहीं होता। वो ज्योति को बताता है कि ज्योति क्या है, ये क्या कर रही हो। ज्योति बड़ा नागवार लगता है ये सवाल पूछना, और ज्योति उस पर झल्लाती है, उसको डांटती है, फटकारती है, उसको छोड़ देने की बात कहती है। लेकिन आलोक उसको समझाता रहता है। समय बीतता है और फरवरी का माह होता है, 22 फरवरी, जैसा कि आलोक कह रहा है। 22 फरवरी को ज्योति के सरकारी आवास में वो मनीष दुबे को ज्योति के साथ अश्लील हरकतें करते देख लेता है। अंतरंग मिलाप करते हुए वो दोनों को देख लेता है, और वो जब टोकता है तो दोनों प्रेमी प्रेमिका इसे मारने के लिए दौड़ता है। खैर, आलोक किसी तरह से जान बचा करके भागता है वहां से, और फिर वो ज्योति को समझाने का प्रयास करने लगता है। लेकिन ज्योति अब कहती है कि तुम मुझे तलाक दे दो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और ये मामला इतना बढ़ता है कि ज्योति का भाई भी आलोक को धमकाता रहता है। मनीष दुबे भी आलोक को धमकाता है कि तुम रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान नहीं रहेगी। आलोक बहुत घबरा जाता है। इस घबराहट में उसे एक डायरी मिलती है घर में, और उस डायरी को जब देखता है आलोक तो दंग रह जाता है। ज्योति की इस डायरी में ऐसे 100 नाम रहते हैं जिससे वो रिश्वत लेती है, माह दर माह। इस तरह से एक टेन्योर में वो रिश्वत लेने की बातें उसमें लिखती रहती है। वो डायरी आलोक चूंकि अब थक चुका था ज्योति से, वो ज्योति के बड़े पदाधिकारियों के पास और मनीष दुबे के बड़े पदाधिकारियों के पास कंप्लेन करता है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जोगी जी के पास भी हो जाता है, और अभी तक ज्योति पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना मनीष दुबे पर कार्रवाई होती है। उलट ज्योति मौर्य ने आलोक और उसके परिजनों पर दहेज मांगने का आरोप थाने में लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर देती है, और वो कहती है कि ये ये आलोक के परिजन हमसे फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगते हैं दहेज में। बहुत हास्यास्पद है, बहुत दुखद है कि जिस पति ने अपना सब कुछ दांव में लगा करके अपनी पत्नी को, अपनी अर्धांगिनी को इस काबिल बनाया कि वो एक बड़ा अधिकारी बन जाए, उसको पढ़ाया लिखाया, आज शादी के 13 वर्ष के बाद वो पदाधिकारी पत्नी अपने पति पर, उसके परिजनों पे दहेज मांगने का आरोप लगाती है। खैर, फिलवक्त जो मुझे अभी सूचना है वो ये है कि डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार मामले की जांच कर रहे हैं, और धूमनगंज थाने में जो एफआईआर 7 मई को ज्योति मौर्य की है आलोक और उसके परिजनों पर, उसकी भी जांच हो रही है। और मामला किस करवट लेता है ये अभी देखना दिगर है। लेकिन इसमें जो दोनों के बच्चियां हैं, वो 8 वर्ष की हो गई है, वो अपनी मां से गुहार लगा रही है कि मां तुम आ जाओ, मां तुम पापा के साथ रहो, हमारे साथ रहो, हमें छोड़ करके मत जाओ मां। लेकिन मां ज्योति जो है ना अपने बच्चियों की सुन रही है और ना अपने पति को सुन रही है। उसे अभी इश्क परवान चढ़ा है, वो अभी अपने इश्क को परवान चढ़ाने में लगी हुई है, और वो चाहती है कि जल्द से जल्द मनीष दुबे के साथ उसका ब्याह हो जाए। हम इस घटना का जिक्र सिर्फ ये कहने के लिए आपको कह रहे हैं कि संबंधों को ऐसे तार तार किसी भी परिस्थिति में ना किया जाए। जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो भारतीय सभ्यता होता है, उसमें अग्नि के फेरे लिए जब जाते हैं तो 7 जन्मों का कसम लिया जाता है कि हम जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, कोई बीच में दूसरा हमारे बीच में नहीं आएगा। और ये तो मामला ही बड़ा अजीब है कि जिस पति ने अपना सब कुछ निछावर अपनी पत्नी को एक काबिल पदाधिकारी बनाने में लगा दिया, आज उसे ये सिला मिला, तो ये आने वाले लोगों के लिए एक सबक हो सकता है। लेकिन हम समझते हैं कि जो लोग होते हैं जिन्हें अच्छा करना होता है, वो किसी ऐसी घटना से प्रभावित नहीं होते। हम सिर्फ आपको एक वाक्य और दोहराना चाहते हैं कि सूर्यवंशम आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन साहब की दोहरी भूमिका थी उसमें, और उसमें हीरा ठाकुर की भूमिका में उसने अपनी पत्नी को मजदूरी करके पढ़ाता है, और जब उसकी पत्नी एक आईएएस अफसर बन जाती है तो आईएएस अफसर बनने के बाद वो पिता पुत्र के खटास को मिटाने का प्रयास करती है, परिवार को बांधने का प्रयास करती है। लेकिन संसार में सभी हीरा ठाकुर जैसा सौभाग्यशाली नहीं होता। कुछ आलोक मौर्य की तरह बदनसीब भी होते हैं जो सब कुछ करने के बाद सब कुछ लुटा बैठते हैं। उसकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन ऊपर वाले का ऐसा कर्म होता है कि वो कहीं का रहता नहीं है। मैं आपको बता दूं, चाहे आप
स्विचों को कितना बंद कर दें, लेकिन मेन स्विच चलता रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी ऐसी गंदी हरकत करता हो, चाहे मनीष दुबे जैसी शख्सियत हो, चाहे ज्योति मौर्य जैसी शख्सियत हो, ईश्वर उसे कभी माफ नहीं कर सकता। हमें ये पूरी घटनाक्रम बताने के लिए किसी का दिल दुखवाने का हमारा कोई आशय नहीं था, हमारी कोई इच्छा नहीं थी। हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे थे कि संसार में कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे लोगों को, अच्छे लोगों को कैसे दुख झेलना पड़ता है और ईश्वर कैसे इन चीजों को होने देता है। आप सुनिए आलोक मौर्य से ही उसकी पूरी आप बीती। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और अब देखते रहें जन की बात हमारे साथ। 13 साल से शादी क्यों हो गए हमारे? सर मैं कहा जाऊँ, एक मनीष दुबे से कमांडेंट है, उन्हीं साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था कि मेरी नौकरी जाने वाली। सर वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके हाथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर वो वही सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कई भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बैंक में पूरी कोशिश। मामला है, आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रही, तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती है सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर, उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास इलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सिलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रही। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत ही खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए, वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके डीपीआरओ से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की
उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा, डीएम साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके एसडीएम साहब हैं, ऐसा कर रही हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया, फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो सर मैं डीजीपी साहब के पास गया, डीजीपी साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं डीजी होमगार्ड बीके मौर्य सर के पास गया, उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। डीआईजी इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं ना कहीं हो सकता है न्याय मिले और